नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो उन सभी पुरुषों के लिए है जो विवाह जैसे पवित्र बंधन में मानसिक द्वंद्व में है, पत्नी द्वारा मानसिक यंत्रणा दिए जाने और पुलिस केस के बाद जेल जाने तथा कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने को विवश हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दहेज कानूनों के दुरुपयोग की, झूठे मामलों में पुरुषों के अधिकारों और अलिमोनी भरण पोषण के नाम पर होने वाले शोषण के बारे में। हम यह भी समझेंगे कि ऐसे मामलों में कौन कौन से कानूनी प्रावधान आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं और आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी हम बात करेंगे। विषय थोड़ा जटिल और महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इसका सही लाभ उठा पाएंगे। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि वैवाहिक बंधनों के दरकने और टूटने के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन विवादों में पति पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध किसी दुश्मन जैसा व्यवहार करते पाया गया है। पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा, क्रूरता एवं दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखाने एवं लंबा चौड़ा भरण पोषण का खर्चा मांगने के कारण पुरुष गहरे अवसाद में चले जा रहे हैं और कभी कभी तो आत्महत्या करने जैसे बड़े कदम भी उठा ले रहे हैं। लखनऊ के 30 वर्षीय पुष्कर सिंह, दिल्ली में 40 वर्षीय बेकरी मालिक पुनीत खुराना और केरल में 28 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोपों के बाद आत्महत्या कर ली। तीनों ने अपने सुसाइड नोट में स्वयं को निर्दोष बताते हुए अपनी पत्नियों द्वारा दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के झूठे आरोपों एवं गिरफ्तारी से निराशा व्यक्त की थी। बेंगलुरु के 34 वर्षीय वरिष्ठ कार्यकारी अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पूर्व 24 पन्नों का नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर झूठे दहेज और घरेलू हिंसा के मामलों के माध्यम से उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्नी द्वारा अत्यधिक भरण पोषण की मांगों और अपने पुत्र से न मिलने देने के कारणों का विवरण भी दिया था। उनकी मृत्यु ने देश में दहेज विरोधी कानूनों के दुरुपयोग पर व्यापक चर्चा को जन्म भी दे दिया। अपितु मामला निपटाने के लिए महिला जज द्वारा 5 लाख की घूस मांगने के प्रकरण ने तो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अभी 8 जनवरी को दिल्ली के एक वकील समीर मेहंदी रत्ता वकील ने अपनी पत्नी प्रताड़ना से दुखी होकर स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। निश्चित रूप से ये दहेज के कानूनों का दुरुपयोग दर्शाती हैं। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि दहेज विरोधी कानून जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनके दुरुपयोग से निर्दोष व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सुशील कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 2005 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजीत पसायत एवं एस के मीणा की पीठ ने कहा था कि दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग किसी के उत्पीड़न का माध्यम नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दारा लक्ष्मी नारायण एवं अन्य के वैवाहिक विवाद के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय दंड विधान की धारा 498A को लाने का उद्देश्य महिलाओं को उनके पति और परिवार की प्रताड़ना और अत्याचार से बचाना था, ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। हाल के वर्षों में देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे विवाह संस्था के भीतर बढ़ते तनाव और मतभेद सामने आए हैं। इसके परिणाम स्वरूप पत्नियों द्वारा धारा 498A जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, जो पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी नागरत्ना जी बोल रही हैं। महिलाओं का ये हथियार तो महिलाओं के लिए और भी खराब है। जैसे अभी IIT गांधीनगर और IIM अहमदाबाद से एक लड़की प्रत्युषा के भाई ने दूसरी शादी की और उसकी भाभी बनकर आई लड़की उसके घर में मात्र 10 दिन ही रही और झगड़ा करके मैके जाने के बाद उसने ससुराल के सब लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और क्रूरता की रिपोर्ट लिखा दी। अब वो बेचारी लड़की इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी परेशान हो रही है और 4-5 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही है, नौकरी में भी ढंग से नहीं कर पा रही है। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे पुरुष 498A IPC और 125 CRPC के तहत दर्ज मामलों का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इन प्रावधानों को समझना होगा। धारा 498A IPC ये धारा महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाई गई है। इसमें पति और उसके परिवार वालों पर क्रूरता का आरोप लगाया जाता है। इसमें सजा 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गैर जमानती है और संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
यानी पुलिस बिना जांच के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। धारा 185 सीआरपीसी पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए भरण पोषण की मांग के लिए ये धारा है। यदि पत्नी आपको झगड़ा करके छोड़ के चली जाती है तो वह भरण पोषण के लिए अपने और अपने बच्चों का इस धारा का इस्तेमाल कर सकती है। धारा 406 आईपीसी, ये धारा दहेज की चीज़ों का वर्णन करती है जो आपको लौटाने के लिए जरूरी होता है। उसमें मामला दर्ज होता है। अगर आप दहेज की चीज़ें लौटाने में असफल होते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसमें महिला मानसिक, शारीरिक या आर्थिक शोषण का दावा कर सकती है और आपके विरुद्ध केस कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक के बाद एलिमोनी, इस कानून के द्वारा दोनों को भरण पोषण मांगने का अधिकार है। यदि पत्नी अच्छा कमा रही है तो पति भी भरण पोषण का अधिकारी है, क्योंकि केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में ही पति कोई अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी मैरिज हैं उनमें सब में पति पत्नी दोनों को जो है भरण पोषण मांगने का अधिकार है। शादी के टूटने के बाद पति को लंबे समय तक भरण पोषण की भारी राशि चुकानी पड़ सकती है। कई बार पत्नी आपकी आय और संपत्ति की जानकारी का भी हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। अगर आपके या आपके परिवार के खिलाफ 498(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है तो सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। घबराने के बजाय शांत मन से कदम उठाना है। झूठे आरोप क्रोध को बढ़ा देते हैं, भावनात्मक रूप से परेशान कर सकते हैं, लेकिन घबराहट में ये गलतियां हो जाती हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अतः शांत रहें और शांत ढंग से कदम उठाएं। चूंकि 498 एक गैर जमानती अपराध है, आपको तुरंत अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल के लिए अपनी कोर्ट में आवेदन करना चाहिए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिस को 498(a) के मामलों में बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, और यदि आप निर्दोष हैं तो पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करती है, क्योंकि उसे भी कोर्ट में गिरफ्तार करने का कारण बताना होता है। अपने वकील से संपर्क कर उसे सही सभी जानकारी दें। अगर आपके पास वकील नहीं है तो अपने क्षेत्र के उसी तरह के केस लड़ रहे वकीलों से परामर्श करें और उनमें से एक अच्छा वकील अपने लिए चुन लें। ध्यान रखें कि झूठा केस बिल्कुल ना बनाएं, ना झूठ का सहारा लें। कोई भी अच्छा वकील कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, और कोर्ट में कोई भी तथ्य झूठा पाया जाएगा तो जज का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करें, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, ईमेल, तस्वीरें और कोई अन्य सबूत इकट्ठा करें जो आपकी निर्दोषता साबित कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी ने पहले झूठे आरोप लगाए हैं तो इससे संबंधित भी साक्ष्य अपने पास रखें। और दूसरी बात, झगड़ा होने के बाद आप अपनी पत्नी के घर जाकर के उससे झगड़े वाले कोई बात ना करें। जब भी बात करें फोन से करें और उसको रिकॉर्डिंग करें। अगर आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं तो आप उच्च न्यायालय में धारा 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को रद्द कराने की याचिका दाखिल कर सकते हैं। कई हाई कोर्टों ने प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 की मामले में झूठे 498 के कई मामलों को खारिज किया है। अगर आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा किया है तो पहले कानून को समझें कि ये कानून क्या कहता है कि भरण पोषण का उद्देश्य आर्थिक कठिनाई को रोकना है, लेकिन पत्नी को यह साबित करना होगा कि वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है या उसके जो आय है वो कम पड़ रही है भरण पोषण के लिए, उस स्तर की जिस स्तर में वो आपके साथ रहती थी। झूठे या अतिरंजित दावों का चुनौती दें। अगर आपकी पत्नी कमाती है या उसके पास आय के साधन है तो इसका सबूत भी कोर्ट में पेश करें। रजनीश बनाम नेहा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों को अपनी आय और खर्च का पूरा विवरण अदालत में देना होगा। निष्पक्ष आकलन के लिए अदालत से अनुरोध करें। कोर्ट आपकी आय, पत्नी की आर्थिक स्थिति और अन्य आश्रितों को ध्यान में रखता है और उसके बाद ही कोई निर्णय देता है, और इन सभी विवरणों को पारदर्शी तरीके से स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने रखें। मध्यस्थता की कोशिश भी कर सकते हैं आप। मध्यस्थता जो है 498 के मामलों में होती है। मध्यस्थता से समय और पैसे की बचत होती है। अनुचित आदेश यदि आपके खिलाफ कोई हो गया है कोर्ट का तो उसको चुनौती दें दूसरी कोर्ट में। कोर्ट के आदेश को आप उच्च न्यायालय में अपील करके चुनौती दे सकते हैं। इन कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। आप अपने वकील से इन फैसलों की प्रतियां कोर्ट में अपने केस के साथ लगाने के लिए चर्चा कर सकते हैं।
अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया है कि पुलिस बिना जांच के 498 मामलों में गिरफ्तारी नहीं कर सकती। सुशील कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005। कोर्ट ने कहा है कि झूठी शिकायतें परिवारों को बर्बाद कर सकती हैं, तो झूठे मामले यदि आप देख लीजिए कि है तो इसके लिए लगाइए। रजनीश बनाम नेहा 2020। कोर्ट ने भरण पोषण के मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इसमें जारी किए हैं, जिसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं और अपने वकील के साथ चर्चा कर सकते हैं। 498A और 125 CRP जैसे मामलों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें और ये समझें कि कानून एक तरफा नहीं है। सही जानकारी और उचित कानूनी प्रक्रिया से आप इन चुनौतियों से अच्छी तरीके से निपट सकते हैं। अंत में मेरे वे दर्शक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वकील का खर्चा नहीं उठा सकते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा कहते हैं, जो करीब प्रत्येक स्टेट में और जिले में है। गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ही इसका गठन किया गया है। इसके हर राज्य और जिले में शाखाएं होती हैं। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, याद रखें कि कानून का उद्देश्य न्याय देना है, लेकिन जब भी इनका दुरुपयोग होता है तो निर्दोष लोगों को भारी नुकसान होता है। याद रखें, सच की हमेशा जीत होती है। सच परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। धन्यवाद।